अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट में हूँ अली सरवर। अडियाला जेल में 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, जिनके बारे में कहा जा रहा है जी उनका ताल्लुक जो है पड़ोसी मुल्क से है। और इसी पर पीटीआई का बयान भी आया है कि दहशतगर्द पूरा मुल्क छोड़कर सिर्फ अडियाला जेल ही क्यों पहुंचे और किसको मारना चाहते थे। और पीटीआई की जानिब से ये मौका पेश किया जा रहा है कि खान साहब पर हमला वो करना चाहते थे और कोई चाहता है कि खान साहब को जो है रास्ते से हटा दिया जाए। दूसरी जानिब अगर हम बात करें मुल्क की सियासी सूरत हाल की, इलेक्शन हो चुके, हुकूमत बन चुकी और नाम भी सामने आ चुके कि कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। कि किस तरह मुल्क को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या पॉलिसी है हुकूमत के पास ख़ास तौर पर माशी हवाले से और महंगाई की चक्की में पिसते आवाम के लिए, इस पर हम बात कर रहे हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे, हुकूमत बन चुकी और जिनको काबीना में शामिल किया गया उनके नाम भी सामने आ चुके, तकरीबन वही पुराने लोग हैं जो से पहले भी मियाँ साहब की काबीना में और शहबाज शरीफ साहब की काबीना में मौजूद थे, और चैलेंजेस भी तकरीबन मिलते जुलते वही हैं, यानी कि महंगाई और मईशत की बहाली। किस तरह निपटेगी नून लीग की हुकूमत इन माशी और महंगाई वाले चैलेंज से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दुरुस्त कह रहे हैं, अभी काबीना का कोई अनाउंसमेंट तो ऑफिशियली नहीं हुई, लेकिन चंद नाम आ रहे हैं सामने। वही हमें चैलेंज जो है वो आप ठीक कह रहे हैं कि मेनली चैलेंज हमारा ये है कि जो मईशत की गिरावट है या मईशत का जो तनज़्ज़ुल हो रहा है, हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है और इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ बिजली और गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। और ये चीज़ें निपटने के लिए कोई देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सारी दुनिया ने इन चीज़ों को निपटा है, उससे इससे मुकाबला किया है। हमारे पास भी वही तरीका कार है। हम जो ज़िया कर रहे हैं, कई जगह पे हमारी लीकेज हो रहे हैं। देखिए ना, टैक्स है, फर्ज कीजिए हमारे यहाँ सिर्फ वो कौमी आमदनी का 9% टैक्स हासिल हो रहा है, जबकि हमारे ही हमसाया मुल्कों में 15% से ऊपर होता है। तो टैक्स एक मेन चीज है जो कि हमें ज्यादा और हम देखिए ना, तमाम लोगों को बराबर तकसीम होना चाहिए। सिर्फ टैक्स जो है वो ले रहे हैं हम, इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स ज्यादा होना चाहिए इस पे, जिसका बोझ अमीर आदमी पे पड़े। और बहरहाल काफी कैपेसिटी है इसमें टैक्स बढ़ाने की, और हम बढ़ाएंगे। ये जब मैं कहता हूँ कि 15%, 9% की जगह तो 6% हमारी कौमी आमदनी का बहुत बड़ा टैक्स है जो हम नया ले सकते हैं। यानी तकरीबन 5-6 हजार अरब रुपए का टैक्स है, उसमें जितना वसूल कर सकें। फिर हम अगर टैक्स मिलेगा तो हम जो चीजें देखें ना, इस वक्त बिजली हम सप्लाई करते हैं तो 1,000 अरब रुपए कम मिल रहा है, जो हमारी कास्ट है उससे कम वसूल हो रहा है। तो जब टैक्स हमारा बढ़ेगा और ये हम इनमें वसूलियां बेहतर करेंगे। शेख साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये थोड़ा इस हवाले से भी जाहिर है आप जाहिर है एक कारोबारी शख्सियत भी हैं, तो मैं चाहूँगा थोड़ा इस हवाले से बताइए कि टैक्स नेट में भी तो लोगों को बढ़ाया जाए ना, मजीद लोगों को लेकर आया जाए। एक बड़ी तादाद है जो टैक्स नेट में शामिल नहीं है। यही मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात जो कर रहा था वही जी। कि सिर्फ चंद लोगों तक टैक्स नहीं हो। टैक्स जो जिसकी भी आमदनी है, हमारे यहाँ देखिए ना, एग्रीकल्चर है, उस पे आमदनी पे टैक्स नहीं है। हमारे यहाँ जो रिटेल के स्टेज पे टैक्स नहीं है, और काफी जगह पे एवेन्यूज है। एक तो लीकेज हो रही है, लीकेज बहुत ज्यादा है। टैक्स वसूली भी करनी है हमें हर एक से, जिस तरह आपने कहा बराबर बराबर जो भी जिसकी आमदन है, आमदन पे टैक्स लेना है। और दूसरा ये जो लीकेज हो रही है, जो सिर्फ बड़ों बड़ों को सब्सिडी दे रहे हैं, वो सब्सिडी हमने कम करनी है। और डायरेक्ट मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर जो उन्होंने वजीर आजम के इंतखाब के बाद की, उसमें ये कहा कि हम फर्टिलाइजर कंपनीज को और इनको जो गैस की सब्सिडी डायरेक्ट दे रहे हैं और इनको दे रहे हैं कंपनियों को, वो हम डायरेक्टली कंज्यूमर को दें, डायरेक्टली काश्तकार को पहुंचे, डायरेक्टली उन लोगों तक पहुंचे जो कि एंड यूजर है। तो ये अच्छा, उसके अलावा मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है। टोटल इस वक्त भी मेरा ये अंदाजा है कि स्मगलिंग, करप्शन और मिस एप्रोप्रिएशन, ये सारी चीजें मिला के 5-6 हजार अरब रुपए हमारा ये लीकेज हो रही है, जिसको हम कम करिए तो नहीं मैं कहता कि पूरी खत्म हो जाएगी, हम उसको कम करेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात जो हम कर रहे हैं वो एसएमईज को जो है ना, उसकी उनको तरक्की देना है, क्योंकि पूरी दुनिया में इंजन ऑफ ग्रोथ जो होता है ना,
वो एसएमई होते, दरमियाने और छोटे जो बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट या काश्तकार, वो होते हैं इंजन ऑफ ग्रोथ। हमने क्या किया है कि उनको जो बेनिफिट मिला नहीं अभी तक। जो हमारा टोटल कर्जा है, मैं आपको स्टेट बैंक की फिगर दे रहा जी हूँ जी। कि कुल कर्जे का जो पाकिस्तान को कर्जा दिया जाता है 93% चंद बड़ों बड़ों को कर्जा मिलता है। बैंक, अभी ये मियाँ साहब ने खुद अपनी तकरीर में भी कहा, बैंक छोटे वो झिझकते हैं, उनको कर्जा देने की वो सख्त ही उनमें नहीं है, या वो उससे खौफ खा रहे हैं। तो जब तक हम अपने उन लोगों को जो मिलियंस ऑफ हमारे एसएमईज हैं, जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनको अगर कर्जा सिर्फ टोटल कर्जे का 7% उनको मिलता है और 93% चंद बड़ों को मिलता है। इसके मुकाबले में मैं आपको बताऊं कि हमारे हमसाया मुल्क में उनकी इकानमी 1990 तक पाकिस्तान से सिर्फ 4 गुना थी। 90 से लेके अभी 2024 पिछले 34 साल में वो 4 गुना से आज 12 गुना हो गए हैं। उनकी इकानमी बढ़ गई। अगर हमारी 370 अरब डॉलर है तो उनकी कोई 4000 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। तो वो बढ़ गई है। एक तो उनकी आमदनी बढ़ी, दूसरा उन्होंने वो वसूल वो जो एसएमई को दे रहे हैं 15% अपने कर्जे का दे रहे हैं। तो हमसे पाकिस्तान से 25 गुना ज्यादा छोटे और दरमियाने लोगों को कर्जा मिल रहा है इंडिया में। हमारा काश्तकार भी इसीलिए आगे नहीं बढ़ सकता। छोटा छोटा काश्तकार है, वो कलेक्ट्रल नहीं दे सकता, वो चीजें रखवा नहीं सकता। बैंकों को पॉलिसी, और बैंक बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं, और बैंकों को इसलिए भी इंकरेज किया गया कि उस पर टैक्स काफी था, गवर्नमेंट को टैक्स वसूल हो जाता है, तो अंधाधुंध बैंकों को पूछा ही नहीं गया। मैं जब स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था फाइनेंस का, तो मैंने बार बार बैंकों को कहा, देखिए ना, बांग्लादेश में जब बैंकों ने ये किया है कि इंपोर्ट के रेट कुछ दिए, एक्सपोर्ट के कुछ दिए, और गलत तरीके से पैसा प्रॉफिट किए हैं, तो उन पे काफी सरजनिश की गई और उन पे पेनल्टी लगाई गई। लेकिन हमारे यहाँ ये हुआ कि बैंक तो बिजनेस को फ्लोरिश ही नहीं करवा रहे, वो अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उन पर टैक्स ज्यादा लगाया हुआ है। गवर्नमेंट भी पूछती नहीं, आंखें बंद कर देती है। हमें तो बिजनेस को फ्लोरिश करना है, हमें अपनी इकानमी को आगे बढ़ाना है। देखिए, सिर्फ ये नहीं होगा, जब तक हमारी इकानमी नहीं बढ़ेगी तो ना डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी तब आती है जब हमारा अपना बिजनेसमैन यहाँ ग्रो कर रहा होगा, और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है कि बॉटम लाइन हमारे यहाँ प्रॉफिट्स कंपनियों के अच्छे हैं, लेकिन पैसा हमारे पास नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। इंडिया आप देख लीजिए, हमारे मुकाबले में इस साल कोई 80 अरब डॉलर से ज्यादा उनके यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, एफडीआई, और हमारे यहाँ 2.25 अरब डॉलर है। तो ये पैसा जो बाहर से आता है ना, वो न सिर्फ टेक्नोलॉजी यहाँ देता है, बल्कि साथ साथ हमें लेबर वर्कर्स को जॉब मिलती हैं, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगती हैं, और पैसा सरमाया भी आता है। तो हमें अपनी पॉलिसीज को कंसिस्टेंट, अच्छा, इस पे बिल्कुल सही है। अच्छा शेख साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, होना तो इसी तरह चाहिए। और नए वजीर ख़जाना औरंगजेब रमदे साहब जो है, वो कहा जा रहा है, नाम उनका आ रहा है, डार साहब जो है इस बार खारजा संभालेंगे। ये थोड़ी सी तब्दीली भी हुई है। औरंगजेब रमदे साहब जो हैं कमालिया से ताल्लुक़ है, आप भी जानते हैं। खलील रहमान जो जस्टिस थे हमारे, रमदे साहब उनके दामाद भी हैं। अच्छा, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जी जब तक मुआशी इस्तेकाम अगर आपको चाहिए तो फिर सियासी इस्तेकाम लाना पड़ेगा, और सियासी इस्तेकाम इलेक्शन होने के बावजूद हमें नज़र नहीं आ रहा। असम्बली में जो कुछ हो रहा है आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, फिर वो सियासत शुरू हो गई, एहतजाज और सब कुछ हो रहा है। तो फिर ये मुआशी इस्तेकाम कैसे आएगा विदाउट सियासी इस्तेकाम के? देखिए, पहले ये कहा जाता था कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी करवाएं। ये भी हमारी अपोजिशन की तरफ से कहा जाता था कि आप इलेक्शन को डिले कराएं। देखिए, इलेक्शन तो होने चाहिए और हुए हैं, लेकिन उसका मकसद भी तो हल होना चाहिए ना, कि आम लोगों को उससे बेनिफिट पहुंचे। अगर इलेक्शन के बाद भी ये सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, अगर हम एक दूसरे से इख्तलाफ ही करते रहेंगे, तो हम तो पहले ही बहुत दुनिया में बहुत नीचे जा रहे हैं। हमारा जो HDI है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, वो दुनिया के 190 मुल्कों में जो लेटेस्ट UNDP ने डिटेल दी है, 162nd नंबर पे हमारा मुल्क आ गया दुनिया के 100। तो अगर हम आपस में झगड़े ही करते रहेंगे और सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, तो बताइए कि हमारे हम तो सारा दिन असम्बलियों में वही बातें कर रहे हैं कि एक दूसरे से इख्तलाफ वाली, वही चोर डाकू वाली। लेकिन इसमें शेख साहब, आप नहीं समझते कि
तदब्बुर का मुजाहरा करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया जाए और सियासी जो कैदी हैं जिनके हवाले सबसे ज़्यादा बातें हो रही हैं और सियासी कैदियों के सियासी मुकदमात हैं उनको वापस लिया जाए, छोड़ा जाए उनको। देखिए, जो जो ऐसे जो देखे ना, जिन्होंने 9 मई का वाकया हुआ, वो तो एक ऐसा इंतहाई वाकया है, और खुद सारा मुल्क की तमाम पार्टियां कह रही हैं कि उनके खिलाफ एक्शन किया जाए। बिल्कुल। उसमें किसी एक का भी इख्तलाफ नहीं, वो तो होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई ऐसे सियासी इख्तलाफात हैं तो हम तो कई बार हाथ बढ़ा चुके हैं। हम तो जब अपोजिशन में थे उस वक्त हम कहते थे कि आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी करें और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी करें। अगर कोई समझौता करने की बात है, देखिए होना पॉलिटिकल मफाहमियत होनी चाहिए। पॉलिसी हर की अपनी अपनी है, लेकिन सिर्फ टसल से या आउट ऑफ द वे झगड़े से तो कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं ना सर, आप देखिए इसमें शेख साहब, आप सीनियर आदमी हैं, तमाम चीज़ों को बड़ा गौर से देखा भी है, सियासत को भी बड़ा गौर से देखा है आपने, करीब भी हैं, शामिल भी हैं। देखिए दो चीज़ें हैं ना, एक तो वो है कि जिन्होंने ख़ासतौर पर अमलाक पर हमले किए हैं, शहीदों की बेहरमती की, उनके मुजस्समों की, और दूसरे सिर्फ वो कारकुनान या सियासी लोग हैं, बच्चे हैं हमारे बल्कि मुल्क के कौम के, जिन्होंने खाली नारे लगा दिए या बाहर उस दिन वो निकले थे, तो उनको किसी और उनको थोड़ा सा नजरसानी होनी चाहिए, आप नहीं समझते? बाकी जो लोग मुलव्विस हैं जो बराह रास्त हमला करने में, तो उनको तो कोई नहीं बोल रहा कि छोड़ दिया जाए। नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इसमें पूरे को दोबारा गौर कर, क्योंकि सारे हम पाकिस्तानी हैं, हम तमाम पार्टियों के जो लोग हैं, सियासी लोग हैं जो इलेक्ट होके आए हैं, वो मुल्क की मफाहमियत वो चाहते हैं ना, मुहब्बे वतन है। ऐसा नहीं है कि, और इस पे इस तरह होना चाहिए जिस तरह आपने कहा कि जो तो इनमें मुलव्वस हैं उनके ऊपर तो सख्ती होनी चाहिए, उनसे तो उनके पे तो नरमी की कोई गुंजाइश बिल्कुल। अदरवाइज नए अंदाज से देखना, जो नई हुकूमत आई है, और मैं समझता हूँ कि नई हुकूमत को मफाहमत की पॉलिसी करनी चाहिए, और जो जिस तरह बेस्ट पोजीशन हो सकती है विद इन कानून के अंदर रह के, उसको उनको सहूलत मिलनी चाहिए। मैं इस बात की आपसे मुतफिक हूँ, क्योंकि देखिए कौमी असम्बली में तकरीबन कोई 80-85 उनके लोग भी मौजूद हैं, और फिर वही शोर शराबा, और फिर उन्होंने भी कहा है कि जी हम एहतजाज भी करेंगे, फिर इस तरह पंजाब असम्बली में मौजूद हैं, तो मुल्क तो नहीं आगे बढ़ सकेगा जब तक हम मफाहमत की पॉलिसी नहीं अपनाएंगे। मेरे ख्याल में सारे पाकिस्तानियों को मिलजुल के अपने मुल्क के लिए, खुशहाली के लिए, बेरोजगारी के लिए, और ये जो महंगाई है उसके हल के लिए मिल के सोचना चाहिए। ये जो कमेटीज होती है ना, पिछली बार मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का 2 बार, जब मुस्लिम लीग की हुकूमत आई तो चेयरमैन था, मैंने उनको ओपनली कहा कि आइए जो एजेंडा आप कहेंगे वो एजेंडे को डिस्कस करते हैं, जिस ऑफिसर को या जिस दफ्तर में आप चाहेंगे कि वहाँ इंक्वायरी हो वो करते हैं। इसी तरह देखिए, उसमें तमाम पार्टियां होती हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी होती है ना, उसमें तमाम पार्टियां होती हैं। वहां पे पहला मुफाहमत वहां शुरू हो सकती है कि जो उनका जायज किसी का मुतालबा है वो लाजमी उस पर ज्यादा से ज्यादा हमदर्दाना गौर होना चाहिए, ताकि मुल्क में दोबारा हम सब मिलजुल के स्टेबिलिटी आए। अच्छा, उनका तकाजा ये है बार बार, किस हद तक ये दुरुस्त है या नहीं है सर, आप क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि कमीशन बनना चाहिए, आजाद इंक्वायरी हो। देखिए, ये सारी चीजें नई हुकूमत आई है, उसको गौर करना चाहिए। अगर कोई जायज बात है तो उसको मानना चाहिए। मैं अपने तौर पे तो नहीं आपको कोई ये पॉलिसी चीजें बता सकता। ये तो नई हुकूमत है, पूरे का पूरा उसमें सब मिलजुल के इस पे डिस्कस करेंगे, गौर करेंगे, और जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अवेलेबल हैं उसको अडॉप्ट किया जाए ताकि मुल्क आगे बढ़े। और ये जो गवर्नमेंट के जो इत्तेहादी हैं सर, उनसे क्या तवक्कुआत होंगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो वजारतें लेने में दिलचस्पी नहीं रखती, तो फिर इसका मतलब है कोई भी बिल पास कराना होगा तो ज़ाहिर है इत्तेहादियों की तरफ भी देखना पड़ेगा, फिर इत्तेहादियों के नाज नखरे भी आपको उठाने पड़ेंगे, तो कमज़ोर हुकूमत ही समझें इसको भी हम? नहीं, ये एक मजबूत हुकूमत है। अब तो 2/3 मेजॉरिटी हो गई है इत्तेहादियों की, जो आज लेटेस्ट फिगर आई है सामने। सर इत्तेहादियों के बगैर तो कुछ नहीं है। बल्कि नहीं, इत्तेहादियों के बगैर नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी पार्टी है, मसलन पीपल पार्टी या MKM बड़ी पार्टीज हैं, तो उन्होंने खुद ये कहा है कि आप सामने क्योंकि देखिए ना, हर पार्टी के मैनिफेस्टो डिफरेंट है हर एक के। अगर सब मिलजुल के हुकूमत होती है तो आप जब करेंगे तो सबकी उसमें उनका मैनिफेस्टो में फर्क आएगा ना। इस वक्त तो हमें उन्होंने पूरा मैंडेट दिया है, अब सारा चैलेंज हमारे ऊपर है, और एक पार्टी को उन्होंने कहा है कि आप आगे बढ़ के
आप मुल्क के मईशत के मामला और दूसरे मुल्क के सियासी मामला को बेहतर करें। अगर हमने ये चैलेंज कबूल की है, आइंदा भी पाकिस्तान में ये बड़ा मुश्किल है कि कोई सिंगल कोई पार्टी जो है अक्सरियत बना ले, क्योंकि 3 बड़ी पार्टियां सामने इमर्ज होके आई हैं। सिंध में एक बड़ी पार्टी पीपल पार्टी का ज्यादा अक्सरियत है, अब KPK में एक पार्टी की अक्सरियत है, पंजाब में 2 पार्टियों की ज्यादातर वोट हुए हैं। तो कोई एक पार्टी आइंदा भी इलेक्शनों में ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारा एक फेडरल गवर्नमेंट है, बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया का 5वां बड़ा आबादी का मुल्क है। तो ये कहना कि कोई एक पार्टी सिंगल मेजॉरिटी ले लेगी, ये बड़ा मुश्किल मामला है। लेकिन इसमें ये भी तो है ना शेख साहब, इसमें कोलिशन गवर्नमेंट बननी पड़े। परेशान कौन बात ये नहीं है कि कौमी हुकूमत की जब हम बात करते हैं तो इस वक्त ये भी बड़ी अहम चीज़ है कि चारों सूबों में कोई भी एक पार्टी ऐसी नहीं है जो चारों सूबों में जीती हो। नून लीग पंजाब में कामयाब होगी, पीपल्स पार्टी यहाँ कामयाब होगी, PTI KPK में कामयाब होगी। मतलब देख लीजिए, तकसीम नहीं हो गया, महदूद हो गया अपने अपने सूबे तक। ये बिल्कुल दुरुस्त है। तमाम पार्टियों को चाहिए कि तमाम मुल्क में वो अपनी पॉपुलैरिटी बने, वो तभी आएगा जब रिजल्ट बेहतर होंगे। अब चैलेंज PMLN के ऊपर है। PMLN को ये ऑप्शन दिया गया है और खुद दूसरी पार्टियों ने भी एग्री किया है कि आप काम कर लें जो आप बेहतर समझते हैं, आप इसको अडॉप्ट करें अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक। तो मैं समझता हूँ तमाम पार्टी को तमाम इलाकों में अपने आप को कोशिश करनी चाहिए कि वो इंट्रोडक्शन हो, वहाँ पे उनके अच्छे नुमाइंदे हों। उसके इस वक्त तो सूरत हाल आपके सामने है, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ पार्टी पॉपुलर है। लेकिन ये जो पीपल पार्टी की पॉलिसी इन पर्टिकुलर है, मैं तो सराहता हूँ कि उन्होंने हमें ओपन इस वक्त एक फील्ड दी है। वो कहते हैं हम आपकी सपोर्ट करेंगे, आप कोशिश करें, मुल्क के जो हालात हैं इतने जिगर हुए हैं इसको बेहतर करें और हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये उनका बड़ा पन है, मैं समझता हूँ उनको। और PTI वालों को भी आप कह रहे हैं कि जी सबिन गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, PTI की सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया सबिन गुल साहिबा। कैसर में शेख साहब सीनियर रहनुमा है नून लीग के और बाकमाल सियासतदान भी हैं, बड़ी तमाम चीज़ों को बड़े करीब से देखा भी है, खासतौर पर गुलाम गर्दिशों में। सबिन गुल साहब वो ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त जो है मिलजुल कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और जो ज़ाती इख्तलाफात हैं उनको ना हम आगे बढ़ाएं, बल्कि मुआशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम की तरफ बात करनी चाहिए। और सियासी इस्तेकाम जब ही आएगा जब हम मिलकर चलेंगे। और हमने मफाहमत की बात की है और कदम बढ़ाया है, लेकिन PTI की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। बहुत शुक्रिया। ये कौन से जाती मफाद की बात कर रहे हैं? ये तो लोगों का मैंडेट छीन कर चोरी करके असेंबलियों में पहुंचे हैं। ये जो लोगों ने मैंडेट दिया था पाकिस्तान के चारों सूबों से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था। तो जाती मफाद तो है नहीं, ये तो कौमी मफाद की बात करें ना। आप तो खुद चोर, मैंडेट चोर हैं जो आप असेंबली में पहुंच गए और आज आप PTI को कहते हैं कि बैठ के बात करें। ये जो सियासी और मुआशी बहरान जो आया है हमारे मुल्क में, ये इन्हीं की वजह से आया है। ये मैंडेट चोरी करने की वजह से आया है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसके इस तरह से मैंडेट चोरी करके मुल्क में इस्तेकाम आएगा, तो ऐसा नहीं है। मुझे इस बात पे हैरत होती है कि किस मुंह से बैठने की बात करते हैं, बात करने की बात करते हैं। पहले तो हम तो यही हमारा मुतालबा है कि पहले आप फॉर्म 45 पे बात कर लें, जो लोगों का जो है मैंडेट चोरी किया है वो वापस करें, उसके बाद ही कोई बात होगी। और ये हकीकत है कि पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मैंडेट दिया था कि वो गवर्नमेंट बनाए और पाकिस्तान को आगे लेके चले। तो फार्म 47 और 45 ये सारे जो धांधली के हवाले से बात है, कोर्ट्स और इलेक्शन कमीशन डिसाइड करना है ना। आप अभी भी जो है वो इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। हमें तो लगता है, मतलब अगर आप ये बात करते हैं तो बहुत ही भोले हैं मेरे भाई। इलेक्शन कमीशन ने हमसे जो है वो मखून किससे छीन ली इस जैसे नहीं। सबीन साहब एक मिनट बात तो सुन लें। देखिए अब भोले और अकलमंद की बात इसलिए नहीं है कि आइन और कानून में जो लिखा है उसी पे चलना है आपने। अब आप डायरेक्ट तकाजा करें कि नून लीग वालों से, हुकूमत से, तो वो तो नहीं देंगे सीटें आपको। इस तरह आपके पास फॉर्म जो मौजूद है वहीं जाना है आपने। देखिए, अभी जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 डाउनलोड अपनी वेबसाइट पे लोड किया है, आप अगर उसको देख लें फॉर्म 45 किस तरह से जो है वो तमाम को बताया गया है कि आप जो 8 फरवरी को बाहर निकले थे ना और जो आपने वोट किया था, हमने उसको कितनी आसानी के साथ जो है उसको मैंडेट को चेंज कर दिया, जो कि आप उनके फॉर्म 45 को देख सकते हैं। कितनी मतलब इसमें कुछ नहीं हो सकता है लोगों के साथ कि आप फॉर्म 45 को पेन के साथ किस तरह से आप 1 को 8 बना रहे हैं, 7 को 8 बना रहे हैं और कभी फर्स्ट लेटर के साथ के आगे 0 लगा रहे हैं। मतलब व्हाट इज दिस? आप सब अच्छा 18 में भी ये सब हुआ था। इसका
जब आप लोगों का मैंडेट चोरी करेंगे ना और अपने मनपसंद लोगों को इस तरह से धांधली के साथ लेकर आएंगे, तो दुरुस्त है, पाकिस्तान को तो होना ही है, नुकसान तो होगा। दुरुस्त है, आप दुरुस्त है। बात नहीं कर सकते जाति मफाद तो इन्होंने देखा है, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने देखा अपना जाति मफाद। अगर उनको जाति पाकिस्तान की इतनी फिक्र होती तो लोगों का मैंडेट ना चोरी करते। आज जब ये असेंबलियों में जाते हैं तो ये आपस में पूछ रहे होते हैं, यार तुम 45 वाले हो या 47 वाले हो, ये आपस में पूछ रहे होते हैं। अच्छा, आपस में पूछ रहे होते हैं। वाले बड़े जो है वो शर्मिंदगी के साथ जो है वो असेंबलियों में फिर रहे होते हैं। तो पहले तो आप जो लोगों का जो चोरी किया हुआ मैंडेट है ना वो वापस करें, उसके बाद फिर बैठने की बात करें, फिर आप अच्छे भी लगते हैं बात करते हुए। कैसे में शेख साहब, ये जो तकाजा है, जाहिर एक बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, और वो कह रहे हैं जी पहले हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ वो वापस हो ताकि मजीद हम बात करें। फिर ये मेरे ख्याल में जो इन्होंने बातचीत 2-4 मिनट की है इसमें कोई 20-30 बार तो चोरी का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब मैंने तो आप बताइए 2014 से ये धरना दे के बैठे हैं। ये तो इनके 155 मेंबर खुद थे कौमी असेंबली में, तो उन्होंने वॉलंटियरली रिजाइन कर दिया। अब ये मेंबरों का तकादा कर रहे हैं कि हमारे ज्यादा मेंबर होने चाहिए। अब कोई लॉजिक होता है ना, पंजाब हुकूमत इनके पास थी, इन्होंने खत्म कर दी। KPK हुकूमत इनके पास थी, ये चाहते क्या है? ये असेंबलियों में जाना चाहते हैं या रिजाइन करना चाहते हैं? कोई पहले अपना लायामल तो बना ले। अच्छा, BCO फॉर्म 45 होते हैं। अभी मैंने भी आज पढ़ा है अखबारों में 5-7 फॉर्म 45 का हवाला दिया गया। 20 20,000 से ऊपर होंगे फॉर्म 45 तो पूरे मुल्क में, उससे 5 या 6 या 10 फॉर्म 45 का हवाला दे दिया गया है। तो इस तरह, और वो तो देखना तो उन्होंने है ना, ट्रिब्यूनल ने देखना है या इलेक्शन कमीशन ने देखना है या अदालतों ने देखना है। अगर ये ना अदालतों को मानते हैं, ना ट्रिब्यूनल को मानते हैं, ना इलेक्शन कमीशन को मानते हैं और ना असेंबलियों को मानते हैं, असेंबलियों को भी ये कहते हैं नहीं जी गलत है, वो तो खुद बाहर आ गए और सिर्फ धरना मानते हैं कि सदर आ रहे थे हमारे जो प्रेसिडेंट चाइना के, तो वो उनको उनके दौरे के दौरान इन्होंने धरना दे दिया। अब ना मुल्क की तरक्की चाहते हैं, ये तो सिर्फ मुल्क को यही चाहते हैं कि इंतशार ही फैलता रहे। तो हम तो चाहते हैं कि अभी भी मफाहमत की बात कर रहा हूं मैं, और उसके बगैर कोई और चारा नहीं है। इनके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, जाए बेशक जो भी कानूनी ऑप्शन है, लेकिन अगर मैंने खुद जब बनी थी ना PTI, तो वो सिर्फ एक ही बात करते थे कि अदारों को मजबूत किया जाए। अब ये किसी इदारे को तो मानते नहीं है, फौज को ये नहीं मानते, किसी इदारे को ये मुझे अच्छा, किसी इदारे को नहीं मानते, ये जो इल्जाम है आप पर समीन गुल साहब, आपकी पार्टी पर, किसी इदारे को क्या कहेंगे? तो बता दें कि किसको मानते सिर्फ यही ठीक है। हम इदारों को मजबूत करना चाहते हैं और हमने कभी ये नहीं कहा कि फौज हमारी नहीं है। हमारा अगर डिस्प्यूट रहा है तो किसी एक शख्सियत के साथ रहा है और हमने खुल के इस पे बात भी की है। हमारी जो कानूनी जंग है वो जारी है। हमें अभी भी उम्मीद है कोर्ट से, हम कोर्ट का दरवाजा भी हमने खटखटाया है और हम जाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, और इन्हीं कोर्ट से हमने इंसाफ देना, और तो कोई इदारा है नहीं। बात आती है इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन अब एक इदारा बन चुका है और सबको पता है पूरा, मतलब अगर आप ये आंखें बंद कर लें और कहें कि जी हम सच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है जनाब। पाकिस्तान के करोड़ों लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाला है 8 फरवरी को, और आप हमारा मैंडेट को इस तरीके इतनी आसानी से चोरी नहीं कर सकते जो कि आपने चोरी किया, और चोरी करके आप असेंबलियों के अंदर आए। अब आप पुरानी बातें लेके दोहराएंगे और इस बात को कहेंगे छोड़ दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। असेंबली में बैठने का हक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स का है, जो कि चोरी करके आप लोग आके बैठे हुए। आप इस बात को माने, आप माने कि आपने लोगों का मैंडेट चोरी किया है। जनाब, मैं फैसला कैसे होगा? 185 थी, देखिए मैं DG खान MA 185 की इलेक्शन कैंपेन लतारपुर की हेड थी, उसको कैंपेन को लीड कर रही थी, देख रही थी सारा कुछ। ये मैं आई विटनेस हूँ कि मेरे सामने 8 फरवरी को पोलिंग डे के दिन जब खत्म हो गई पोलिंग, मेरे सामने रेंजर्स और बाकी लोग जो थे उन्होंने डब्बे उठाए हैं, बॉक्सेस जो पोलिंग बॉक्स जो होते हैं वो मेरे सामने उठा के लेकर गए हैं। मैं आई विटनेस हूँ, पोलिंग स्टेशन से उठाए हैं, इस तरह मेरे सामने उन्होंने वो रिजल्ट रोके हैं। तो आप मतलब ग्राउंड रियलिटी की बात करें, ना कि जो है ड्राइंग रूम में बैठ के बात की जाए। हम तो जो है ग्राउंड लेवल के जो है वो वर्कर्स हैं, काम करते हैं। ये सारी चीजें हम सब कुछ देख चुके हैं अपने पिछले टेन्योर में। जो आप कहते हैं ना कि असेंबलियां तोड़ते, तब भी मैं MPA थी पंजाब असेंबली में, और अब भी बहुत कुछ देख रहे हैं। हमारा मैंडेट लोगों ने हमें अपना मैंडेट हमें दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को।
अब आप छीन के लोगों उन खास उन नामालूम लोगों की मदद से असम्बलियों के अंदर पहुंच गया और शर्मिंदगी से वहां फिर रहे होते असम्बली के अंदर निगाहें नीचे करते हुए, तो अभी आपको टफ टाइम मिलेगा। आप ईमानदारी के साथ जो है ना और लोगों का मैंडेट वापस करते हैं, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखेंगे पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, बैठेंगे बात भी करेंगे। शेख साहब, इसका हल क्या है फिर? हाँ जी, सबसे पहले तो KPK में पिछले 10 साल से इनकी हुकूमत है, 5 साल इनको और मिल गए, तो वहां दिखाएं ना कोई तरक्की करके। वहां तो कोई इतराज नहीं है ना, कोई KPK में कोई सेहत इन्होंने बेहतर की हो, कोई इन्होंने कोई डेवलपमेंट की हो, कोई सेहत अच्छी हो गई हो वहाँ के लोगों की, क्योंकि सेहत जो है वो तो प्योरली प्रोवेंशन सब्जेक्ट है ना। कोई वहाँ नौकरियां मिल गई हों, कोई वहाँ पे ये 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों की बात करते थे। उसके अलावा सेहत कार्ड की वजह से वहाँ लोग खुश तो हैं। एजुकेशन देखिए ना, कोई एजुकेशन बढ़ गया। आप देख ली, कर्जे कोई कम हो गया, कर्जे जितने 10 साल में थे आज ये तो फिगर आपके सामने है ना। KPK ने जो जितने कर्जे लिए हैं वो, और 10 साल बाद तनख्वाहों के पैसे नहीं रहे, कहने जा रहे हैं। फिर अब डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी सूबे खुद भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। करें ना, KPK में कोई इंडस्ट्री लगा दें, कोई डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए। इनके पास कोई अपने, इनके पास तो खजाना ही खजाना है। 10 साल में इन्होंने क्या दिया है वहाँ कोई बेहतरी की है? कोई पर कैपिटा उनकी इनकम बढ़ गई हो, कोई चीज तो रिजल्ट देना। ये बातें ही करिए तो सिर्फ शोर शराबा, चोर 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 के अलावा भाई KPK में तो कोई और नहीं था ना, आप ही लोग थे ना। 10 साल हो गए, अब आप 5 साल के लिए और हैं वहां। अगर आप दिखाएंगे तो पूरे मुल्क आपको सपोर्ट करेगा। मुल्क तो सबका है ना, सारी पार्टियों का, लेकिन कोई रिजल्ट भी दें। या अच्छा, रिजल्ट आप कह रहे हैं जी, रिजल्ट कोई नहीं आया जी। सबीन साहब जवाब देना चाह रहे हैं। जी बात सुने। एक तो ये कि पहली बात के पूरे मुल्क में रिजल्ट, पूरे मुल्क के लोग आपको चुने, तो हम तो इस इलेक्शन में पूरे मुल्क के लोगों ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को चुना, जबकि आपने मैंडेट चोरी किया। एक चीज। दूसरा ये चीज, KP की ये रवायत रही है, वो हमेशा एक चांस एक पार्टी को देते हैं, उसके बाद अगर कारकर्दगी ना हो तो वो दूसरा चांस नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह KP की रवायत रही है, तारीख रही है। अल्हम्दुलिल्लाह KP ने तीसरी दफा जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हुकूमत दी है, तो इसका मतलब ये है कि KP के अवाम जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत से मुतमईन है थे, तो उन्होंने तीसरी दफा चुना। ये रवायत रही है, मैं हवा में बात नहीं कर रही है। KP की रवायत रही है और तारीख रही है कि अगर वहाँ पे किसी गवर्नमेंट ने अपना अच्छा नहीं दिखाया रिजल्ट, तो अगली दफा वो नहीं चुनते, तीसरी दफा हुकूमत चुनी। बाकी फिर ये बात की जी, पाकिस्तान अगर वहाँ दिखाई होती, भाई बहुत सारे हमारे थे। सबसे पहले तो आप कहीं नहीं जाते, हम तो आपको सेहत कार्ड की बात कर देते हैं कि सेहत कार्ड जो है हमने दिया, तो जो पूरी दुनिया में भी तो सेहत कार्ड जैसा कभी भी इस किस्म की स्कीम लॉन्च नहीं हुई दुनिया में। अमेरिका जैसे ममालिक में भी वो सेहत कार्ड की जो है वो नहीं देते फैसिलिटी, पाकिस्तान में हमने पाकिस्तान के लोगों को दी। अब हम आते हैं कि लोग चुने, लोगों ने चुना हमें। इस इलेक्शन में लोगों ने चुना। 8 फरवरी को बाहर निकले बगैर किसी निशान के, बल्ले के निशान के बगैर लोगों ने हमें, हमारे निशान ढूंढ ढूंढ के उसके ऊपर टप्पे लगाए हैं। लोग जो है बगैर झंडों के बाहर निकल के उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया, उन्होंने हमें चुना। लेकिन एट द बदकिस्मती इस मुल्क की कि उन्होंने खास लोगों के साथ मिलकर, जिन खास लोगों ने आपको असेंबली में पहुंचाया, हमारा मैंडेट चोरी करके इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर सरेआम ताकत के जोर पे वो कह रहे थे कि उनको, उन्होंने तो मनी भी थी, उन्होंने जो सबके सामने जो है हमारा मैंडेट चोरी किया। आपको मानना पड़ेगा। अगर आपके अंदर जो है वो जरा भी कहते हैं कि दिल में अगर वतन से मोहब्बत है, तो मेहरबानी करके शफाफ जो है वो एक तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई दे, और जो फॉर्म 47 के जरिए ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है। शेख साहब, ये हल फिर यही है कि इन्वेस्टिगेशन हो, कोई कमीशन बने। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, ऑलरेडी ट्रिब्यूनल मौजूद है, इलेक्शन कमीशन है, अदालतें ये कह रही है ना कि अदालतों को मानते हैं, तो अदालतें मौजूद हैं। अदालतें कई बार इनके फेवर में फैसले देती रही हैं। कोई तो ठीक है, तो अदालतों के सामने जाना चाहिए। अगर कोई गलती हुई है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ओपन है ना जी। तो वही फेस करें, जो कानून हमारे मुल्क के कवानीन है, जो उसके तहत ही होगा ना। 12 काफी अपने डिस्कनेक्ट होंगे, मुझे अभी जाना है। ओके सर, बड़ी मेहरबानी समीन गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कैसे रहे शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी से खत्म हो जाता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए, और गुफ्तगू यही थी कि मुल्क को आगे बढ़ाया जाए, स्टेबिलिटी आए। सियासी अदम इस्तेहकाम बार बार जो कह रहे हैं इलेक्शन के बाद नहीं होगा, लेकिन अब भी नज़र आ रहा है, तो ये ख़त्म होना चाहिए, और इसके लिए मफाहमत की सियासत को फ़रोग़ दिया जाए, सब मिलकर चलें। और जो शिकायत इस वक्त भी हैं PTI की, तो उस हवाले से
बार बार आवाज़ें ये उठ रही हैं कि जी धांधली अगर हुई है तो कमीशन बनाया जाए और आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना इकबाल।